हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टार ब्रिलियंट क्लासेस चैनल पे। आज हम करेंगे कक्षा 10 के गणित का मॉडल पेपर। एग्जाम में इसी तरीके का पेपर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन यानी मॉडल पेपर लेकर आए हैं। जो पहले बहुविकल्पीय होंगे, एक एक नंबर के 20 प्रश्न आएंगे, फिर दो दो नंबर के प्रश्न आएंगे, फिर चार चार नंबर के प्रश्न आएंगे, फिर उसके बाद में छह छह नंबर वाले प्रश्न। एक एक करके हम आपको पूरा मॉडल पेपर कराएंगे। देखिएगा, पहले हमने प्रश्न लिखे 1 से लेकर 7 तक प्रश्न लिखे हुए हैं। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, पहले हल करेंगे, फिर उसके बाद में इसका टिक करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है पहले प्रश्न में, यदि लासा 156 और मासा, तो मासा का मान है, यानी लासा हमें दिया है और मासा का मान हमसे पूछा है। तो लासा दो संख्याओं का दिया है और दो संख्याओं का मासा हमसे पूछा है। तो एक इसमें फार्मूला होता है लासा और मासा में संबंध। लासा मासा में संबंध क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणा मासा। तो हम देखिएगा पहला प्रश्न हल करेंगे। लासा मासा क्या होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल आएगा 26 गुणा 156 बराबर में होता है लासा और गुणा मासा। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे लासा दिया है हमको, देखिएगा तो लिखेंगे 26 गुणा 156 बराबर लासा। लासा का मान 156 दिया है तो लिख देते हैं 156 गुणा मासा। तो यहां से 156 कट जाएगा तो बचेगा 26 बराबर में मासा। इन्हें हमें क्या करना है, हल करके नहीं दिखाना है, ओनली प्रश्न का उत्तर निकाल के टिक लगाना है, यानी गोले भरे जाएंगे। ओमार सीट पे ये आपको प्रश्न करने पड़ेंगे। ओमार सीट में कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें 26, तो 26 कौन सा ऑप्शन है, बी। तो आपका जो प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन बी सही है, तो बी वाला गोला आपको क्या करना है, भर देना है। इसके बाद में लिखा है कि निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन सी है? परिमेय संख्या वो होती हैं जिनके ऊपर समझ लीजिएगा रूट ना हो। जिनके ऊपर रूट नहीं होता है वो होती है परिमेय संख्या, और जिनके ऊपर रूट होता है वो कौन सी संख्या होती है, परिमेय अपरिमेय संख्या है। लेकिन रूट से संख्या बाहर ना निकले। तो देखिएगा यहां पर लिखा है 5 रूट 3। रूट 3 किसी का वर्ग नहीं होता, यानी रूट से ये बाहर नहीं आएगा। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा। क्योंकि ये दो है, एक परिमेय संख्या है, दो परिमेय संख्या है, और रूट 9 3 का वर्ग होता है, इसलिए यहां से 3 क्या करेंगे, 9 को 3 बन के बाहर निकाल सकते हैं। यानी ये 3 होगा, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, और यहाँ पर 5 प्लस रूट 3, ये परिमेय है और ये अपरिमेय, इसमें प्लस में लिखा हुआ है, तो यहां से ये परिमेय अपरिमेय संख्या बन जाएगी। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा, ए ऑप्शन आएगा। इसके बाद में लिखा है कि यदि fx बराबर px प्लस का r, तब fx का शून्यक होगा। fx का शून्यक इसने पूछा है कि fx का कौन सा शून्यक होगा। तो अब अगर यहां पर प्रश्न नंबर 3 है, यहां पर देखिएगा fx बराबर px प्लस का r और fx का शून्यक होगा। शून्यक का मतलब है जब इसने fx का शून्यक पूछा है तो इसी को आपको क्या रख देना है, 0 बराबर लिख देंगे। जब शून्यक निकालते हैं तो फंक्शन को क्या कर देते हैं, 0 रख देते हैं। अब यहां पर fx का मान जो दिया है वो आप यहां पे लगा दीजिएगा, px प्लस का r बराबर में 0। अब यहां से क्या करना है कि आपको x का मान निकालना है। तो यहां से आएगा px बराबर में, ये r है प्लस का, इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस का r आएगा, फिर x बराबर माइनस का r और बटे में आ जाएगा p। तो इसका जो शून्यक होगा वो माइनस का r बटा p आएगा। ऑप्शन देखिएगा कौन सा है, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। इसके बाद में हम करते हैं चौथा प्रश्न। तो चौथे प्रश्न में क्या लिखा है देखते हैं। लिखा है कि रेखीय समीकरण युग्म 2x माइनस का 3y बराबर में 13 तथा 7x माइनस का 2y बराबर 20 के हैं। अद्वितीय हल है, दो हल है, अपरिमित हल है, कोई हल नहीं है। यानी इसमें से आपको ये निकालना है कि अद्वितीय हल है। चलेगा, मैं आपको बताता हूं कि रैखिक समीकरण, दो रैखिक समीकरण युग्म होते हैं, उनमें कंडीशन होती है कि a1 बटे में a2 बराबर में b1 बटे में b2 बराबर में होता है c1 बटे में c2। अगर ये दोनों बराबर नहीं है, पहले a1 अपॉन a2 b1 अपॉन में b2, ये दोनों अनुपात अगर बराबर नहीं है
तो इसे अभी आप हटा दीजिएगा। a1 अपॉन में a2 बराबर में b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल होते हैं तो क्या होता है, अपरिमित रूप से ये यहां से होते हैं आद्वितीय हल। ये आद्वितीय हल तब होता है जब यहां से a1 अपॉन में a2 बराबर नहीं होता है b1 अपॉन b2 के। अब a1 कहां से निकल के आता है, a1 हमने को प्राप्त होता है पहली रैखिक समीकरण से। तो जो x का गुणांक होता है यहां पर कितना लिखा है 2, तो हम लिख लेते हैं 2। अब a2 बटे में तो दूसरी रैखिक समीकरण का x का जो गुणांक होता है वो क्या होता है x a2, x का गुणांक यहां पर कितना है 7, तो बटे में आ जाएगा 7। फिर बराबर देखते हैं v1 अपॉन में v2, b1 और b2 जो होते हैं वो y के गुणांक होते हैं। तो पहले देखेगा यहां से मिलेगा माइनस का 3, तो -3 लिख देते हैं वटा फिर यहां से दूसरी समीकरण से y का गुणांक मिलेगा -2, तो -2 आ जाएगा, माइनस से माइनस हट जाएगा तो बचेगा 2/7 बराबर 3/2। लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है क्योंकि यहां पर लिखा है 2/7 और यहां 3/2 लिखा है, यानी नॉट इक्वल आएगा। और नॉट इक्वल आ जाता है तो कौन सा हल होता है, आद्वितीय हल। यानी इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, ए ऑप्शन सही होगा। अब हम करते हैं पांचवा प्रश्न। देखिएगा पांचवें प्रश्न में क्या लिखा है, लिखा है रैखिक समीकरण 3x प्लस का 5y बराबर में 10, यदि x बराबर 2 तो y का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें x का मान दिया है, y का मान पूछा है। तो x का मान जो दिया है उसे हम रैखिक समीकरण में लगा देंगे, y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहां से देखिएगा 2 लगाएंगे तो 2 3 कितना आएगा 6, 6 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस में आएगा, तो 10 में से 6 माइनस करेंगे कितना बचेगा 4, और ये 5 गुणा में तो 4 के बटे में जाएगा तो 4/5, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। तो देखिएगा इसे हल करके दिखाते हैं। पांचवा प्रश्न है, पहले समीकरण उतार लेते हैं 2x प्लस का 5y 3y प्लस का 3x प्लस का 5y बराबर में लिखा है 10, और x का मान हमें कितना दे रखा है 2, तो यहां पर आएगा 3 गुणा 2 प्लस का 5y बराबर में आएगा 10, 3 दूनी हो जाएगा 6 प्लस का 5y बराबर में 10। इस 6 का पक्षांतर कर देते हैं 5y बराबर में 10, और ये प्लस का इधर आके हम इसे माइनस का लिख सकते हैं, माइनस का 6। फिर आएगा 5y बराबर में 10 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 4, फिर आएगा 5y बराबर में 4/5। तो इसमें y का मान जो प्राप्त हुआ है वो 4 बटा कितना है 5, और इसमें हमसे प्रश्न में पूछा गया y का मान ज्ञात कीजिए। तो y का मान प्राप्त हुआ है 4/5, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद में हम करते हैं छठा प्रश्न। तो छठे प्रश्न में लिखा है यदि समीकरण 2x² प्लस का 3x माइनस का m बराबर में 0 का एक मूल माइनस का 1 है तो m का मान होगा। यानी एक मूल जब दिया है तो m का मान पूछा है, तो जो मूल इसमें दिया है वो x का मान होगा, और x का मान आपको दो घात समीकरण में उठा के लगा देना है। ये दो घात समीकरण है क्योंकि इसमें x की घात टोटल अधिकतम कितनी है 2, तो इसे दो घात समीकरण कहते हैं। और यहां पर देखिएगा मूल जो है वो माइनस का 1 दिया है और m का मान पूछा है, तो इससे आपको क्या करना है कि यहां पर माइनस के स्थान x के स्थान पे माइनस का 1 लिखना है। तो देखिएगा इसे हम कैसे हल करेंगे, छठा प्रश्न। तो हमें लिखा हुआ है कि 2x² प्लस का 3x माइनस का m बराबर में 0। अब इसका एक मूल दिया है माइनस का 1, तो यहां पर आपको क्या करना है, जहां पर भी x समीकरण में मिलेगा वहां से x को हटाकर और उसका मान कितना लगा देंगे, माइनस का 1। तो हम लिख देते हैं कि x बराबर माइनस का 1 रखने पर तो अब यहां लिखेंगे 2 गुणा -1 का स्क्वायर प्लस का 3 गुणा माइनस का 1 माइनस का m बराबर में 0। अब यहां पर 2 हम ऐसे ही लिखेंगे। अब माइनस का स्क्वायर करेंगे पहले तो क्या हो जाएगा प्लस, और 1 का स्क्वायर होता है 1, फिर प्लस माइनस कितना आएगा, माइनस आएगा, 3 एकम 3 आएगा, माइनस का m बराबर में 0। यहां से आएगा 2 एकम 2 माइनस का 3 माइनस m बराबर 0। 3 में से 2 घटाएंगे माइनस का 1 माइनस m बराबर 0। m को इधर ले आते हैं, माइनस का 1 बराबर में m, क्योंकि यह माइनस में इस साइड में आके क्या हो जाएगा प्लस। तो m का मान जो मिलेगा हमें वो माइनस का 1 होगा। तो माइनस का 1 देखेगा कहां पे है, यहां देखेगा, इसका ए ऑप्शन सही होगा। इसमें हमें मिलेगा माइनस का 1। इसके बाद में सातवां प्रश्न देखिएगा क्या लिखा है कि द्विघात समीकरण 2x² प्लस का 11x प्लस का 15 बराबर 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए। विविध कर हमें निकालना है, तो विविध कर देखिएगा कैसे निकालेंगे।
सातवां प्रश्न है, तो लिखेंगे 2x² प्लस का 11x प्लस का 15 बराबर में 0। पहले तो हम ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर देते हैं। तुलना करने पर जब इससे तुलना करेंगे तो a यहां देखिएगा, a का मान जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 2, और b बराबर हो जाएगा 11 और c बराबर आएगा 15। इसके बाद में हमें विविक्तर निकालना है, तो विविक्तर लिखा जाता है d से, तो हम लिख सकते हैं विविक्तर कर d बराबर v² माइनस का 4ac। फिर आएगा d बराबर v का, ये विविक्तर का सूत्र होता है v² माइनस का 4ac, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एक न एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर v² लिखा है, तो b का मान है 11, तो 11 का स्क्वायर करेंगे माइनस का 4 गुणा a का मान 2 है गुणा c का मान 15 लगा देते हैं। फिर d बराबर 11 का स्क्वायर होता है 121, फिर आएगा माइनस, अब यहाँ पर 8 एकम 4 दूनी 8 होगा और गुणे में आएगा 15, फिर d बराबर में आएगा 121 माइनस 15 अट्ठे 120 होता है, तो यहाँ पर 120 आएगा। फिर d बराबर में 121 में से 20 घटाएंगे, कितना आएगा 20 घटा देते हैं तो आएगा 1। 121 में से 120 घटाएंगे 1 मिलेगा, यानी विविक्तर जो मिला हमें वो कितना मिलेगा 1। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। इससे आगे के प्रश्न हम आपको लिखवाते हैं, देखिएगा क्या लिखा है। अब देखते हैं 8वें प्रश्न में क्या लिखा है। लिखा है समांतर श्रेणी x - 7 x - 2 x + 3 का 10वां पद है। तो 10वां पद निकालने के लिए समांतर श्रेणी में a और d आपको पता होना चाहिए। समांतर श्रेणी में a होता है प्रथम पद, सार्वधातुक होता है d। तो देखिएगा 8वां प्रश्न हम करते हैं, तो इसमें प्रथम पद निकाल लेते हैं a बराबर x - का 7, फिर d निकालेंगे, तो d कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाकर। तो दूसरा पद यहाँ पर है x माइनस का x - 2, फिर माइनस, पहला पद माइनस करेंगे तो यहाँ पर इसे माइनस करेंगे तो x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, या फिर आप ब्रैकेट में ऐसे करके लिखना पड़ेगा क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस है, तो हमें इस तरीके से लिखना है। फिर d बराबर x माइनस का 2 माइनस x प्लस का 7, इससे माइनस हो जाएगा तो आएगा d बराबर माइनस का 2 और प्लस का 7, फिर आएगा d बराबर 7 प्लस का माइनस का 2 है तो बचेगा 5, यानी सार्वधातुक कितना आ गया 5। अब प्रथम पद पता है हमें, सार्वधातुक भी पता है, हमसे पूछा कौन सा है 10वां पद, तो a 10 बराबर 10वां पद हो जाएगा a प्लस का 9d। ये समांतर श्रेणी का 10वें पद का सूत्र है। 10वें पद का सूत्र होता है a प्लस का 9d। a का मान लगा देते हैं x माइनस का 7 प्लस का 9 और d का मान है 5, तो यहाँ पर 5 लगा दिया d का मान, फिर आएगा x माइनस का 7 प्लस 9 पंजे 45 गुणा कर देते हैं, फिर आएगा x माइनस माइनस कर देते हैं, यानी यहाँ पर 45 है और यहाँ पे माइनस का 7 है। 45 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, इधर ढाई ले लीजिएगा 15, 15 में से 7 क्या बचेगा 8, यानी 38 बचेगा प्लस का, यानी 10वां पद कौन सा आएगा x प्लस का 38। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है हमारा, बी सही होगा, x प्लस का 38, ये 10वां पद होगा। इसके बाद में हम करते हैं प्रश्न, देखिएगा 9वां प्रश्न। देखिएगा 9वां प्रश्न है, तो 9वें प्रश्न में पहले निकालेंगे पहला पद, तो लिखा है पहले तो an बराबर में 5 माइनस का 11n, पहले n बराबर 1 रखेंगे फिर 2 रखेंगे, रखने पर जब हम इसमें पहला 1 रखेंगे तो पहला पद आएगा, 2 रखेंगे n के स्थान पे तो कौन सा पद आएगा दूसरा, फिर दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे तो सार्वधातुक प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a1 बराबर में आएगा 5 माइनस का 11 गुणा 1, फिर a1 बराबर में 5 माइनस 11 एकम 11, फिर a1 बराबर में 11 में से 5 घटाएंगे माइनस का 6, ये आएगा पहला पद। अब निकालेंगे दूसरा, तो a2 बराबर में 5 माइनस का 11 गुणा 2, n के स्थान पे हमने 2 लिख दिया है, यहाँ पर भी 2 लिखा है, फिर आएगा a2 बराबर में 5 माइनस 11 दूनी 22, अब आएगा a2 बराबर 22 में से हम 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 17, माइनस का 17 बचेगा, यहाँ माइनस लगा देते हैं, यह आ गया दूसरा पद। अब हमें निकालना है सार्वधातुक यानी d निकालेंगे, सार्वधातुक होता है d,
निकालते हैं दूसरे पद में से पहला पद घटाकर, तो a2 माइनस का a1, फिर आएगा d बराबर a2 का मान माइनस का 17 और फिर माइनस यहां से, अब a1 का मान है माइनस का 6 और एक माइनस यहाँ पे तो प्लस का 6 आएगा, फिर d बराबर 17 में से 6 माइनस कर दीजिएगा तो बचेगा माइनस का 11, यानी इसमें सार्वंतर निकल के आएगा माइनस का 11। तो इसमें ऑप्शन नंबर को आंसर मिलेगा आपको तीसरा यानी कि सी। देखिएगा 10वां प्रश्न है। 10वें प्रश्न में लिखा है कि y अक्ष से बिंदु 10, 12 की दूरी होगी। तो कोई भी जैसे मान लीजिएगा कोई बिंदु होता है तो बिंदु के निर्देशांक तो हम बिंदु के निर्देशांक होते हैं भुज कोटि। तो भुज कोटि में क्या होता है कि अगर हम y अक्ष से दूरी निकालेंगे तो y अक्ष से बिंदु की दूरी, तो y अक्ष से बिंदु की दूरी होती है भुज यानी बिंदु में जो पहले लिखा होगा वो y अक्ष से दूरी पर होता है। और अगर x अक्ष से निकालेंगे, x अक्ष से बिंदु की दूरी, तो x अक्ष से बिंदु की दूरी जो होती है वो क्या होगा, कोटि होगी। तो जो बाद में लिखा होता है बिंदु में वो कोटि होता है, जो पहले लिखा होता है वो क्या होता है, भुज। लेकिन x अक्ष में y अक्ष से बिंदु की दूरी भुज होता है और x अक्ष से बिंदु की दूरी क्या होती है, कोटि। तो अभी देखिएगा इसने क्या पूछा है कि y अक्ष से बिंदु की दूरी होता है भुज y अक्ष से, तो y अक्ष से बिंदु की दूरी भुज होगा तो भुज कितना है, 10। तो इसमें आंसर कौन सा आएगा, 10। जैसे यहाँ पर लिखा है 10, 12, तो इसमें 10 होगा भुज और कोटि कितना होगा, 12। तो y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी कितनी प्राप्त होगी, 10 सेंटीमीटर। तो इसमें 10 हमारा आंसर आएगा। 11वें प्रश्न में लिखा है कि दी गई आकृति में यदि AD बटे में DB बराबर में 3/5 और AC बराबर में 4.8 सेंटीमीटर, तब AC का मान होगा 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर। तो अभी देखिएगा यहां से हमें क्या दिया है कि AD इतना है बटे में DB ये है, उसी तरीके से इसका भी अनुपात हम लेंगे बराबर में आएगा। तो किस तरीके से लिखना है, जैसे पहले ये दिखा है AD वटे में लिखा है DB, पहले हम यहीं पर देख लेते हैं। यहां पर देखिएगा AD, तो इधर वाली भुजा का अनुपात आएगा AE, बराबर में आएगा AE और बटे में आएगा, देखिएगा DB है इसके बटे में, तो इसके बटे में आएगा EC, तो यहां से लिखेंगे EC। अब इन दोनों का हमें अनुपात दे रखा है कितना है, 3/5, तो हम 3/5 लगा देते हैं। फिर आएगा बराबर, चलिए बराबर लगा देते हैं AE का मान हमें नहीं दिया है, ये हमसे पूछा गया है। अब यहाँ पर लिखा है AC, लेकिन AC तो यहाँ पर है नहीं, तो हम लिखेंगे इसी तरीके ऐसे ही इसे नोट कर देते हैं। अभी देखिएगा EC जो है EC, अब यहाँ चूंकि लिख दिया हमने, अब AC चलेगा, AC का मान निकालेंगे, कैसे निकलेगा, AC यहां से यहां तक का, अब ये दो टुकड़े हैं इसके, पहला है कितना AE फिर प्लस EC, चलेगा EC, हमें EC का मान निकालना है, तो EC का मान निकालेंगे, इसको इधर ले लेते हैं, तो आएगा AC माइनस का AE और बराबर में आएगा EC, ये वाला माइनस में हम इधर लिख लिए। अब यहां पर क्या आएगा, 3/5 बराबर में AE वटा, यहां से EC का मान ये वाला लगा देते हैं, AC माइनस का AE, फिर आएगा 3/5 बराबर AE का मान यहां पर हमें दिया है, नहीं दिया है, यही हमसे पूछा गया है, चलेगा इसको फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं, AE वटे में AC का मान हमें दिया है 4.8 माइनस का AE मान प्राप्त करना है। अभी यहां पर तिरछी गुणा करेंगे तो 3 और यहां पर इस तरीके से गुणा करेंगे 4.8 माइनस का AE, फिर आएगा बराबर, इधर हम गुणा करेंगे तो 5 AE आएगा। अब यहाँ 3 के अंदर गुणा करेंगे तो 3 अट्ठो 24, हाथ से लगा 2, चलेगा यहाँ पर कर देते हैं 4.8 की गुणा 3 से, 3 अट्ठो 24, हाथ से लगा 2, 3 चौक 12, 12 2 14,
फिर आएगा 1 के बाद दशमलव, यहाँ पे आएगा 14.4 माइनस इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 3AE बराबर में 8 5AE। अब यह 3 का पक्षांतर कर देते हैं तो 14.4 बराबर में 5AE, फिर आएगा प्लस का 3AE, फिर 14.4 फिर ऐसे ही लिखेंगे बराबर, यहां से 5 और 4, 5 और 3 होता है 8AE। अब ये 8 को बटे में ले आते हैं तो 14.4 बटे में 8 बराबर में AE। अब आएगा 8 एकम 8, कितना बचा यहाँ से 8 एकम 8 बचा 6, 6 इसके बगल में आएगा तो पॉइंट लगा लेते हैं, 6 यहाँ पर आएगा तो 64 हो जाएगा, तो 8 64, यानी 1.8 बराबर में AE, या AE बराबर 1.8 सेंटीमीटर, ये हमें प्राप्त हुआ है। यानी ऑप्शन में देखते हैं कहां पर है, सी ऑप्शन है, 1.8 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है। इसके बाद में 12वां प्रश्न में देखिएगा क्या लिखा है कि निम्न चित्र में यदि AT, O केंद्र वाले वृत्त की स्पर्शी इस प्रकार है कि OT बराबर 4 सेंटीमीटर और कोण OTA बराबर 30 अंश, तब AT की लंबाई क्या होगी। यानी इसमें हमें OT की लंबाई 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे कोण हमें दिया है 30 अंश का, और यहाँ पर AT की लंबाई हमसे पूछी गई है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, क्योंकि केंद्र से स्पर्श बिंदु पर या स्पर्श रेखा पर खींची गई रेखा क्या होती है, लंब होती है, तो ये आएगा 90 डिग्री। अब यहां से देखिएगा, इसी में हम आपको समझा देते हैं, यहां पर कोण के 30 अंश के सामने वाला लंब होता है और 90 के सामने वाला जो रेखा होती है, ये भुजा जो होती है वो क्या होती है, कर्ण। ये होगा 90 के सामने तो ये हो जाएगा कर्ण, और ये होगा लंब। लेकिन लंब से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें क्या करना है कि कर्ण हमें दिया है 4 और हमसे आधार पूछा गया यानी 80, तो कर्ण और आधार किस में आता है, कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है, कॉस में आता है। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज OAT में हम ले लेते हैं कॉस, यहां पर थीटा के स्थान पे कितना अंश लिखा है, 30 अंश लिखा है, तो हम 30 अंश ले लेते हैं बराबर, ये होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है 80, चलेगा 80 लगा देते हैं, आधार बटा कर्ण कौन सा आएगा OT, तो हम लिखेंगे OT। अब cos 30 अंश का मान होता है √3 बटे में 2 बराबर में 80 का मान यहां से हमें प्राप्त करना है, पूछा है, तो हम 80 ऐसे ही लिख देते हैं बटे में OT का मान 4 है तो 4 लगा देते हैं। अब 2 से ये 4 काटेंगे 2 बार में, और यहाँ पर 1 लिख लेते हैं, यहाँ तिरछी गुणा करेंगे तो 80 और बराबर इधर तिरछी गुणा करेंगे तो 2√3, तो 80 हमें प्राप्त हुआ है 2√3 सेंटीमीटर। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, सी हमारा सही होगा। इससे आगे के प्रश्न लिखते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। अब करते हैं 13वां प्रश्न, देखते हैं 13वें प्रश्न में क्या लिखा है। 13वां प्रश्न लिखा है यदि 2 cos 3 थीटा बराबर में 1 हो तो थीटा का मान होगा। तो देखिएगा 13वां प्रश्न हम करके दिखाते हैं आपको। तो लिखा है कि 2 cos 3 थीटा बराबर में 1, पहले 2 को हटाएंगे, 2 इसके बटे में आ जाएगा, तो cos 3 थीटा बराबर में 1/2, तो आएगा cos 3 थीटा बराबर, अब यहाँ cos लिखा है तो ये cos में देखना आपको कितने अंश का मान होता है, तो cos में 1/2 जो मान होता है वो 60 अंश का मान होता है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं cos 60 अंश। अब इस साइड में cos इस साइड में cos, तो दोनों तरफ का cos हटा देते हैं, तो 3 थीटा बराबर में 60। अब ये 3 बटे में चला जाएगा तो थीटा बराबर में 60 बटे में 3 से 60 काटेंगे 20 बार में, यानी कि थीटा जो आएगा वो 20 अंश होगा। और इसमें ऑप्शन नंबर देखिएगा कौन सा होगा, डी, चौथा सही होगा। इसमें 14वां प्रश्न पूछा है cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे में 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें मान होगा 1, कैसे होगा, क्योंकि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है cosec स्क्वायर थीटा,
एक बटा कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। चलेगा, हम 14वां क्वेश्चन करके दिखाते हैं। तो लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 1 बटा 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, और ये होता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलेगा, पहले कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे ही लिखेंगे, और 1 बटा और इसके 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 1 बटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो ये आएगा 1। अब इसमें कौन सा आंसर होगा, सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद में करते हैं, देखिएगा 15वां प्रश्न लिखा है यदि यदि मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई एक समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 15 अंश। तो इसमें 45 अंश मान होगा, क्योंकि सूर्य का उन्नयन कोण इसने पूछा है। मीनार की ऊंचाई और परछाई दोनों, अगर यह छाया दोनों बराबर होती हैं, समान होते हैं, तो 45 अंश का कोण बनता है। तो देखिएगा, हम 15वां प्रश्न कराते हैं। यहाँ पर एक मीनार बनाया, देखिएगा यदि मीनार की ऊंचाई, चलेगा मीनार बना दिया, और मीनार की छाया बना देते हैं। यहां पर बनेगा सूर्य का उन्नयन कोण, जिसे मान लिया थीटा। अब यहां पर छाया को हम मान लेते हैं, छाया को मान लेते हैं x, और ऊंचाई मीनार की मान लेते हैं h। प्रश्नानुसार देखा जाए, प्रश्नानुसार जो h है वो किसके बराबर होगा, x के। इसे मान लेते हैं समीकरण 1। उसने बोला है प्रश्न में कि ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई के बराबर है, तो h बराबर होगा x के। तो हम यहां पर देखिएगा आधार है, और ये क्या है, यहां पर पहले a b c लिख लेते हैं। समकोण त्रिभुज a b c में अभी यहां पर देखिएगा आधार और लंब है, तो आधार और लंब किस में आता है, tan में। तो हम यहां पर लिखेंगे tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब आएगा AB और आधार आएगा BC। फिर लिखेंगे tan थीटा बराबर, यहां पर AB का मान h है और BC का मान हमने माना है x। फिर लिखेंगे tan थीटा बराबर, यहां पर h के स्थान पे हम लिख सकते हैं उसका मान x बटा x। कहां से लिखा, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से x कटेगा एक बार में, तो tan थीटा बराबर में आएगा 1। अब यहाँ tan थीटा लिखा है बराबर में 1 है, तो 1 हम देखेंगे tan थीटा में कितने अंश का मान होता है, ये होता है 45 अंश का मान। तो tan थीटा बराबर में tan 45 अंश, tan से tan दोनों तरफ का हटा देते हैं, तो थीटा बराबर आएगा 45 अंश, यानी सूर्य का उन्नयन कोण कितना आया, 45 अंश। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, बी सही होगा। इसके बाद में 16वां प्रश्न देखिएगा क्या लिखा है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, एक मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल होगा 10.26, 10.50, 10.75, और चौथा ऑप्शन है 11 सेंटीमीटर। तो इसने बोला है मिनट की सुई, तो जितनी मिनट की सुई की लंबाई होती है वही वृत्त की क्या होती है, त्रिज्या। तो हम यहां पे लिख लेते हैं 16वां प्रश्न, त्रिज्या को लिखा जाता है r से, सुई की लंबाई, सुई की लंबाई, तो r बराबर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। मिनट वाली सुई की जितनी लंबाई होती है उतनी ही वृत्त की त्रिज्या होती है। अब इसने बोला है कि एक मिनट में, तो एक मिनट में सुई कितना अंश का कोण बनाती है मिनट वाली सुई, तो लिखेंगे एक मिनट में बना कोण, एक मिनट में बना कोण, कोण को लिखते हैं थीटा से, तो एक मिनट में बनता है 6 अंश का मान, 6 अंश का कोण बनता है। अब इसने बोला है एक मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो लिख देते हैं क्षेत्रफल बराबर, तो जो क्षेत्रफल बनेगा वो कौन सा बनेगा, त्रिज्यखंड या वृत्तखंड, तो सुई द्वारा त्रिज्यखंड बनता है, तो हम यहां लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे में 360 अंश। पाई का मान लगा देते हैं 22/7, या फिर 22/7, और r का मान लगाएंगे, r का मान है 14, तो 14 गुणा 14, दो बार लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर r का स्क्वायर है। थीटा का मान लगा देते हैं 6 अंश,
बटे में आएगा 360 अंश। ये 6 से काटेंगे, 6 छंग 36, 60 बार में कटेगा। ये काटेंगे 2 बार में, 2 सत्ते 14। फिर हम काटेंगे 3 से, 2 से काटेंगे 60 बार में, फिर 2 से फिर काटेंगे 15 बार में कटेगा, और ये से हम काट देते हैं 11 बार में। तो ऊपर आएगा 11 गुणा 14, यहाँ से 11 बचा, यहाँ से 14 और बटे में 15। अब 14 और 11 की गुणा करेंगे तो 11 चौक 44, हाथ से लगा 4, 11 एकम 11, 11 और 4 कितना आता है 15, बटे में आएगा 15। अब हम 15 से भाग लगा देते हैं, 15 से भाग देंगे एक इसमें, फिर आएगा 15 ढाई, 15 ढाई 150, चलिए 150 आ गया, बचेगा 4, पॉइंट लगा के 0। 15 दूनी आएगा 30, तो 15 दूनी 30, देखते हैं यहां पर 10 बचेगा, 10.2 कोई आंसर होगा 10.2 में, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा 10.2। दूसरा अंक आपको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें देखिएगा 10.2 है, इसमें 10.5 है, इसमें 10.7 है, तो हमें कौन सा ऑप्शन मिलेगा 10.2 वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के सिरों को जोड़ा जाता है, इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि जब जब घन जोड़ेंगे तो घनाभ जब दो जोड़े जाएंगे 10 सेंटीमीटर भुजा वाले हैं, तो उसमें क्या है कि लंबाई क्या होती है घनाभ की दुगनी हो जाती है, 10 का कितना हो जाएगा 20, और ऊंचाई और चौड़ाई सेम रहेगी। तो यहां से अगर हम घनाभ की बात करें, जैसे ये घन ये है, दूसरा घन यहां जोड़ देते हैं, तो यहां पर ये 10 हो जाएगा और 10 ये होगा, तो 10 और 10 लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई वही रहेगी, चौड़ाई भी 10 ही रहेगी, तो यहां पर हम लिख सकते हैं घनाभ की लंबाई। तो घनाभ की लंबाई बढ़ जाएगी, L बराबर में हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। घनाभ की चौड़ाई, तो घनाभ की चौड़ाई 10 रहेगी, तो यहां पर B बराबर में 10 सेंटीमीटर। क्योंकि जब दो घन जोड़े जाते हैं तो दो घन जोड़ कर क्या बन जाता है घनाभ। घनाभ में क्या होता है लंबाई बढ़ जाती है और ऊंचाई और चौड़ाई वही रहती है, तो हम चौड़ाई और ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर। अब इसके बाद में इसने पूछा है कि इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लिख सकते हैं यहां पर पृष्ठीय किसका, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। चलिए मान लगा देते हैं 2, लंबाई का मान है 20 गुणा चौड़ाई का मान 10, फिर आएगा 10 गुणा 10, फिर आएगा 10 गुणा 20, तो आएगा 2, और यहां पर 2 20 ढाई 200, फिर प्लस 100 और फिर आएगा 200। तो देखिएगा 200 और 200 400, 400 500, 500 के 2 से गुणा करेंगे तो 2 गुणा 500 तो हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी देखिएगा इसमें कौन सा आंसर है 900, 1000, यही हमारा ऑप्शन इसमें मिलेगा बी। अब करते हैं 18वां प्रश्न। तो 18वें प्रश्न में देखिएगा क्या लिखा है। 18वां प्रश्न, यदि आंकड़े 6, 7, x-2, x, 17, 20 आरोही क्रम में लिखे हैं, यानी आरोही क्रम में ये लिखे हुए हैं, तो मैं लिख देता हूं यहां पर 6, 7, x-2, फिर अगला है x, 17 और 20। तो आरोही क्रम में ये लिखे हुए हैं और इसमें माध्यिका हमें दे रखे हैं कितना है 16, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका का इसमें फार्मूला लगेगा, तो यहां पर पहले काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी यहां पर नंबर ऑफ पद कितने हैं 6, तो 6 सम है या विषम है, ये सम होता है। तो माध्यिका का फार्मूला बनता है माध्यिका का फार्मूला होता है n + 2 बटा 2 वा पद। अब इसका मान हमें दे रखा है, तो इसका मान हमें माध्यिका का मान कितना है 16, तो हम यहां पे लिख देते हैं 16 बराबर n का मान 6 + 2 बटा 2 वा पद। अब यहां पर आएगा 16 बराबर 6 और 2 कितना होता है 8 बटे में 2 वा पद। यहां कट कर देते हैं, 4 बार में कटेगा, तो 16 बराबर में 4 वा पद। तो 4 वा पद हम गिनेंगे और वो पद हम यहां पे लिखेंगे। तो 16 और यहां पर देखिएगा चौथा पद, तो 1 2 3 4,
तो आएगा 16 बराबर में x, क्योंकि चौथा पद जो है वो क्या है x है, या x बराबर आएगा 16, यानी x का मान हमें प्राप्त होगा कौन सा 16। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, बी ऑप्शन। पहले में 15 फिर 16 फिर 17 फिर 18। इसके बाद में अगला प्रश्न लिखा है कि यदि एक घटना की प्रायिकता, तो घटना की प्रायिकता हमें 19वां प्रश्न है, घटना की प्रायिकता हमें दी है p और इसके पूरा घटना की प्रायिकता क्या होगी। तो पूरा घटना की प्रायिकता को हम p बार से लिख सकते हैं क्वेश्चन मार्क। तो एक यहां पर लिखा है कि घटना की प्रायिकता और ना घटित होने की प्रायिकता बराबर में कितना होता है 1, यानी घटने की प्रायिकता और घटित न होने की प्रायिकता का योग कितना होता है 1 होता है। अब इसे हम उठा के इधर लिख देते हैं, तो p बराबर में 1 माइनस का p। तो इसमें पूरा घटना की प्रायिकता जो होगी वो कौन सी होगी 1 माइनस का p, यही 19 में का आंसर होगा। इसके बाद में एक प्रश्न और बचा है 20वां, चलेगा उसे भी हम लिख देते हैं। अब देखते हैं 20वें प्रश्न में क्या लिखा है। लिखा है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। तो इनका हमसे बहुलक पूछा गया है 3, 7, 8, 5। तो बहुलक क्या होता है कि बहुलक वो संख्या होती है जिसके सबसे ज्यादा बारंबारता होती है। जिस आंकड़े की या जिस नंबर की या जिस संख्या की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही आपका बहुलक होता है। तो देखिएगा पहले 3 की बारंबारता देखते हैं। 3 की बारंबारता 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार आया है। फिर 4 की बारंबारता 1 ही बार आया। फिर 5 की बारंबारता देखते हैं, तो 5 की बारंबारता है 1, और फिर 6 की बारंबारता चेक करेगा तो 6 की बारंबारता भी 1 है, और फिर 7 की बारंबारता 1 है, और 8 की भी बारंबारता 1 है। तो यहाँ पर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो देखिएगा सबसे ज्यादा बार कौन आया, सबसे ज्यादा बार आया है 3। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद में हम आपको इस मॉडल के आपको 2-2 नंबर वाले प्रश्न कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू।